तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। और हमने हिस्ट्री के बाद पॉलिटी का 3rd चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था कल। तो आज हम उसी का 2nd पार्ट करेंगे, जिसमें हम 4th चैप्टर जो कि है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हमने लास्ट में 3rd चैप्टर में लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ा था। अब उसके मुख्य तत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने देख लिया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में, और इसमें हम लोगों की भागीदारी कैसे होती है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। समस्याओं का समाधान कैसे होता है लोकतांत्रिक सरकार में, वो हम देख रहे हैं। समानता और न्याय के विचार, इनके बारे में हम देखेंगे। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या चीज़ें हैं जो सफल बनाती हैं, हम इस चैप्टर में वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे की पार्ट में इस चैप्टर को, और देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होता तो क्या होता। चलिए देखते हैं आगे। इस चैप्टर में हमने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जाना था, जिसमें जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। और उनके अथक प्रयासों के बाद 1994 में उन्हें सफलता भी मिली थी। हम दक्षिण अफ्रीका की कहानी के बारे में पढ़ करके इस चैप्टर को समझ रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक देश कैसे बना अफ्रीका, हमने ये जान लिया। उसके बाद हमने भागीदारी को पढ़ा था। आगे हम देखते हैं भागीदारी के अन्य तरीके। हमने देख लिए थे कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। तरीके क्या हैं चुनाव लोकतांत्रिक सरकार बनाने के तरीके हैं। लोकतांत्रिक सरकार तभी बनती है जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तभी लोकतांत्रिक सरकार बनती है, जिसमें लोगों की भागीदारी हो, लोगों द्वारा वोट दिए जाएं। उसके बाद हमने देखा था कि विवाद जो होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी, उसका समाधान कैसे किया जाता है। और हमने माया की कहानी में पढ़ा था कि कैसे समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। ठीक है। इसके बाद हम देख रहे थे कि विवाद तब तक उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। तभी तो विवाद होगा। जब लोगों की विचारधाराएं नहीं मैच करेंगी तभी विवाद होगा। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। किसकी जिम्मेदारी है कि वो विवादों को निपटाए? जाहिर सी बात है कि हमने सरकार चुनी है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो ये जो दायित्व बनता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार का ही बनता है। तो चलिए आगे आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है, कैसे निपटारा करती है इन विवादों का। देखते हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि आपस में टकराव की लोगों में
स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। जो संविधान है हमारा, जो कानून है, उन्हीं को ही अगर जनता ना माने तो विवादों का निपटारा होगा ही नहीं। इसलिए इन कानूनों को सबको मानना होता है ताकि विवादों का निपटारा सरकार कर सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। जिन राज्यों से ये नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का विवाद का कारण बन जाता है। क्यों, कैसे बन जाता है? जिन राज्यों से अगर नदी गुजर रही है उनके बीच नदी की जो पानी है उसका बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। अभी लास्ट में भी हमने देखा था कि कैसे नदियों का जो पानी है एक राज्य से अगर वो बह रहा है तो दूसरे राज्यों को पानी नहीं देने देती राज्य सरकार, जिससे कि राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कौन सा विवाद है? कावेरी नदी का विवाद है, जो कि इस पानी को लेकर है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कर्नाटक के कृष्णा राज सागर, कर्नाटक में कौन सा बांध है? कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। कौन से बांध से? कृष्णा राज सागर बांध। कहाँ है ये? कर्नाटक में है, जिसका पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है और ये पानी बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी करता है। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। किसमें? तमिलनाडु का जो मैटूर बांध है, इसमें जो पानी भरा है, इसी नदी के पानी से राज्य के जो डेल्टा क्षेत्र है उसकी सिंचाई होती है। देखिए, ये इन्होंने पिक दी है। पिछले 30 सालों में 2 राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। लोगों में है ना, नदियाँ तो अपने हिसाब से ही बहेंगी। तो दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। एक तो कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध, तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मैटूर बांध, नदी के निचले छोर पर बना है। कौन से? कृष्णा राज सागर बांध बना है कावेरी के ऊपरी छोर पर और तमिलनाडु का जो मैटूर बांध है वो नदी के निचले छोर पर बना हुआ है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जाएगा जबकि वो पानी छोड़ेगा, कृष्णा राज सागर बांध का पानी छोड़ा जाए तभी मैटूर में पानी आएगा। ठीक है, दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो। जब राज्यों के बीच विवाद होता है तो उसमें राष्ट्रीय सरकार को बीच में आना पड़ता है इनके विवादों के निपटारे के लिए, केंद्रीय सरकार को, जो कि एक राष्ट्रीय सरकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। समानता एवं न्याय। अब ये क्या है? ये कौन से टर्म्स हैं पॉलिटी में? ये देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। लोकतांत्रिक सरकार का ही एक हिस्सा है ये, उसके न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब इसमें माया की कहानी देख लेते हैं। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार में समानता के विचार को ठेस पहुंची? बिल्कुल पहुंची, क्योंकि यहाँ भी समानता नहीं थी। अब देखिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि ये प्रथा अमानवीय है।
न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। न्याय तो तभी होगा ना जब लोगों के बीच सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। सरकार क्या करती है? समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है ताकि समाज में बराबरी लाई जा सके। जैसे हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं, अभी भी है। इसका मतलब ये है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। बिल्कुल सही, लड़कों को देता है। ये धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। ये एक सरकार की एक पहल है जिससे लड़का लड़की में जो विभेद है, जो असमानता है, वो कम की जा सके या ख़त्म की जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें अभ्यास है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी में और कुछ ये पॉइंट्स हैं। अब आप ये कुछ क्वेश्चन है जो आप पढ़ाते समय बच्चे से पूछ सकते हैं। देखिए, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा, ये आज की बात पूछ रहे हैं। किन विभिन्न तरीक़ों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? सिर्फ इलेक्शन में ही लेते हैं और कुछ भागीदारी दिखाते हैं उनके प्रति अपना रोष दिखा करके। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? सरकार कानूनी व्यवस्था से विवादों को निपटा लेती है, इसलिए इनकी ज़रूरत होती है। सभी लोगों के साथ समानता व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, हमने चैप्टर में देखा। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व की एक सूची बनाइए। ये हम नोट्स में जब हम पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अपने नोट्स बना के आपके साथ शेयर करूँगी तब आप भी अपने नोट बना सकते हैं साथ में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने अभी तक नहीं कहा लेकिन अब मैं बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं उन ज़रूरतमंदों के साथ जिन्हें एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना। उनके लिए बहुत अच्छी है ये स्लाइड्स, ये जो मैं आपको करा रही हूँ यूट्यूब पे, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।